so that you get an understanding why we chose PACC and what is the importance of Culture Center. If you can see the video message from your Executive Director, Mr. Ashwin. आज मैं आपसे कराची के हवाले से चंद बातें करना चाहूँगा। 60 और 70 की दहाई में कराची अमन व अमान का गहवारा था। उस वक्त कराची को रूसुल बिलाद, रोशनियों का शहर और पेरिस ऑफ द ईस्ट जैसे नामों से याद किया जाता था। इस ज़माने में कराची अमन व अमान का गहवारा था और सकाफती और समाजी सरगर्मियों का एक बहुत बड़ा मरकज़ था। बदकिस्मती से 80 की दहाई में ये सिनारियो चेंज हो गया और मुख्तलिफ वजूहात और अवामिल की वजह से कराची में एक दहशतगर्दी की लहर आई जो कि किसी न किसी फॉर्म में आज भी जारी है। इस दहशतगर्दी की लहर की वजह से कराची में खौफ की फजादारी हुई और न सिर्फ ये कि खौफ की फजादारी हुई बल्कि जो समाजी और सकाफती सरगर्मियाँ थी वो भी इंतहाई महदूद हो गई। लोगों ने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया और ज़्यादातर वक्त अपना घर में गुजारते थे। अब हालात कदरे बेहतर है लेकिन वो जो ज़माना है जो कि हम 60 और 70 की दहाई देखते हैं वो अभी भी कराची में वापस नहीं आया है। लेकिन इसके साथ साथ चंद इदारे और तंजीमें जिसमें कि सर फहरिस्त आईएम कराची है उनकी पूरी कोशिश है कि वो इंफरादी तौर पे लोगों को और इदारों को एक जगह यकजा करें और कराची की जो सकाफती और समाजी सरगर्मियाँ हैं न सिर्फ ये कि उनको बहाल करें बल्कि पब्लिक स्पेसेस को भी रिक्लेम करें। जब मैं पब्लिक स्पेस की बात करता हूँ तो मैं फिजिकल और इंटेलेक्चुअल दोनों स्पेस की बात कर रहा हूँ। इस हवाले से आईएम कराची ने एक सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू किया है आईएम कराची डायलॉग्स के नाम से। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे नौजवानों को एक जरिया देता है जहाँ वो अपने इजहार राय का इजहार कर सकें और न सिर्फ ये कि वो इजहार कर सकें बल्कि दूसरे जो नौजवान हैं वो उनको सुन सकें। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो नौजवान किसी दूसरी सरगर्मियों में इन्वॉल्व हो सकते थे वो अब जो है इस आईएम कराची डायलॉग्स के थ्रू एक तामीरी उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा और ऐसा इक़दाम है। आईएम कराची डायलॉग का अगला इवेंट जो है वो 11 नवंबर को पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर में हो रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इस इवेंट में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत फरमा के इसको कामयाब बनाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Alright, so that was, thank you so much Ashwin Saab for inviting us here. आईएम कराची डायलॉग का मकसद सिर्फ एक है, सिंपल, एग्री टू डिसएग्री। हम लोग चाहते हैं कि लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएं, बात करें, रादर देन अगर आपको दूसरे का पॉइंट समझ नहीं आता तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कराची वाहिद शहर है जो इतना डाइवर्स है, यहाँ पे हर रंग जात के लोग पाए जाते हैं। तो इस शहर में अगर यूथ अपना रोल अदा करे कि एक दूसरे को समझने के लिए हम एक डायलॉग को बेसिकली प्रमोट करें, एंड दैट्स द ओनली वे वी कैन मूव फॉरवर्ड। आई एम श्योर यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, आई रिक्वेस्ट देम टू हैव दिस डायलॉग इंडिविजुअल सेशंस 1-to-1 जो हम लोगों ने कल पीएसीसी पे भी किए थे। मैं आपको मजे की बात बताऊं, यहाँ पे अमेरिकन कल्चर सेंटर में व्हेन वी केम यस्टरडे कुछ 2 बच्चे ऐसे थे जो उर्दू और इंग्लिश में बात करने में उनको इशू हो रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम ये डायलॉग करना चाहते हैं। तो मैंने कहा तुम कौन सी लैंग्वेज में करना चाहते हो? तो उन्होंने कहा हम इंग्लिश उर्दू नहीं, हम सिंधी में करना चाहते हैं। वी एक्चुअली प्रमोटेड दैट क्योंकि आईएम कराची हम ये बिलीव करते हैं कि रंग जात जबान कुछ नहीं है। इट एट एंड ऑफ द डे यू ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, यू नीड टू एक्सेप्ट ईच अदर। हमने वो सिंधी में डायलॉग करवाया, ठीक है। द पॉइंट इज कि हम लोग इंक्लूसिव हैं, हम लोग को एक दूसरे को समझना है। फॉर दैट ये हमारा 3rd डायलॉग है आईएम कराची डायलॉग सीरीज का, जो कल्चरल सेंटर की इम्पोर्टेंस के ऊपर है कि यहाँ पे इस शहर में कल्चरल सेंटर्स है नहीं है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उस पर मुझसे बेहतर लोग यहाँ पे बात करने के लिए, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन टू कॉल ऑन स्टेज वन ऑफ आवर वेरी रेपुटेबल मॉडरेटर्स, मैं इनसे मैंने बहुत सीखा। ये मेरे प्रोजेक्ट चैंपियन भी हैं, ये हमेशा मुझे कॉल पे गाइड भी करते रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट क्रेडेंशियल जर्नलिस्ट एज वेल एज हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर। प्लीज स्टॉप
Call on stage Ghazi Salahuddin Saab. Give a huge round of applause. Please, here, Bhai Saab, please. So Bhai Saab is really one of the project champions for Man Karachi Dialogues and Talks, and he's always there for us. The next person whom I would like to call upon stage is, she's one of our executive members. We've learned so much for her. She runs an own organization. She has written so many books, as well as every time we learn something new from her. Please put your hands together for Sadaf Mahmood. She's also our executive member for IIM Karachi. Thank you, ma'am, for coming at such a short notice. She has a prior commitment, so we'll try to make up him time. Isko kar le. The third person, your very own, more than 3 decades, he served this nation with management skills, so much, a degree from abroad. He's one of the best. Once he came to PACC, he got PACC to another level. Please give your huge round of applause to one and only your Mr. Arshad Ali to come on stage and join the family. The fourth person, I just met her a while back, and I think she's one of the best architects Pakistan could ever produce. She's done her degree from Netherlands, and she's one of the best right now. She's done a number of projects huge. She's also into social work. Please give a huge round of applause to Farah Sheikh. Thank you, ma'am, for coming on such a short notice. Aisha, the stage is all yours. आप सबका शुक्रिया, और हम शुरू करते हैं। ये जो डायलॉग की हमारी सीरीज़ है कराची की, उसका ये तीसरा एपिसोड समझ लिया, और आज का मौजू, आज के मेहमान सबका तारुफ हो चुका है, और अरशद नदीम साहब ने तो बड़ी तफसील से बता दिया कि हम किस मौजू पे बात करेंगे, और कल्चरल सेंटर्स की इम्पोर्टेंस पे हमें बात करनी है। हमें ओपन स्पेसेस के कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि कल्चरल सेंटर क्या करते हैं। इत्तेफाक से हमें कल्चरल सेंटर में ही मौजूद हैं, और इसकी एक्टिविटीज़ को भी हमें नज़र में रखना होगा कि ये क्या कर रहा है और इसकी क्या कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो बुनियादी बात है जिस पे हमारे जो पैनलिस्ट हैं, आई होप कि वो उसको एक्सपेंड करेंगे, वो ये है कि ये शहर कराची जो हमारा शहर है, और इस शहर की वेल बीइंग, इस शहर की प्रोग्रेस, इस शहर की ज़िंदगी से हमारी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। तो हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी ज़िंदगी को भी बेहतर बनाएं, ताकि इस शहर की ज़िंदगी को भी बेहतर बनाया जा सके। ये एक symbiotic relationship जो है between a person and the place in which that person resides, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम जो है, हमारा कर्ज होता है अपने शहर पर, बल्कि आप चाहें तो एक दायरा बड़ा करते चले जाएं कि अपने मोहल्ले पर, अपनी डिस्ट्रिक्ट पर, अपने बड़े शहर पर, अपने मुल्क पर, अपने रीजन पर, और फिर ग्लोबल। तो वी आर ऑल सॉर्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड, हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब एक लड़ी में परोए हुए हैं। अब ये लड़ी टूट जाती है, बिखर जाती है, तो इसको दोबारा हमें फिर करना है। तो ये एक बुनियादी बात है कि कल्चरल सेंटर्स की इम्पोर्टेंस, ओपन स्पेसेस की, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनका तारुफ आपसे हो चुका है। ये मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स के साथ हैं, और मुझे खुशी है कि ये दे आर नियरर टू यंगर पीपल देन आई एम, और ये अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आई थिंक दे कैन टच योर हार्ट्स। और मैं सदफ महमूद से शुरू करूँगा, क्योंकि ये हमारी साथी हैं IIM कराची में, और ये है सोशल एंटरप्रेन्योर। अब सोशल एंटरप्रेन्योर, मैंने कहा कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, तो उर्दू में कहीं ना कहीं मकसद इसका ये है कि जो लोग हैं, नौजवान हैं, उनको आमादा किया जाए कि वो अपना काम करें, एंटरप्रेन्योर बने, स्टार्टअप्स हों। तो ये एक बहुत अहम काम है जिसका ताल्लुक नौजवानों की क्रिएटिविटी से है। सदफ, आप मौजू और अपने काम दोनों को मिला के बात करें।
शुक्रिया गाजी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज गाजी साहब ने बड़ी खूबसूरती से मेरे काम को और मौजू को मिला दिया है खुद ही, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सा और तफसील से ये आपको ज़रूर कहूँगी। एंटरप्रेन्योरशिप मेरा ख्याल है आजकल वो कहते हैं ना बज़ वर्ड बना हुआ है। अब से 5 साल पहले तक कम से कम हमारे मुल्क के लिए बड़ा नया लफ्ज़ है। एंटरप्रेन्योरशिप को अगर बिल्कुल सादा अल्फाज में पूछा जाए तो क्या है, तो इसका मतलब है अपना कारोबार। अपना कारोबार वो शख्स भी करता है जो रेडी लगाता है, अपना कारोबार वो शख्स भी करता है जो छोटी सी कंपनी खोलता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं, वो भी अपना कारोबार है। जो यूनिवर्सिटी के 3 स्टूडेंट्स मिलके उनके जहन में कोई आइडिया आता है, वो कोई प्रोटोटाइप बनाते हैं या कोई भी किसी किस्म का अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं बहुत थोड़े से पैसों से, बाज़ दफ़ा 20-25 हज़ार से भी शुरू करते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये वो वाहिद चीज़ है जो हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आप बात करते हैं, बल्कि मैं एक मिसाल देती हूँ, मेरी एक छोटी सी शनाख्त ये भी है कि मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए। यानी आपका जितना ये पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी साइट्स हैं, कुछ मोटे मोटे नाम आपको पता होंगे, एम्प्रेस मार्केट है, आपके फ्रेयर हॉल है, मोहट्टा पैलेस है, ये वो नाम है जो प्रोमिनेंट है। उसके अलावा कराची के मोहल्ले गलियाँ भरी हुई हैं ऐसी हेरिटेज बिल्डिंग से। उनको बचाना है, प्रिजर्व करना है, उसके लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया था जो फैलता गया, रीइमेजिनिंग कराची के नाम से। काम है वो हेरिटेज का, यानी कल्चर से करीब है, लेकिन वो कन्वर्ट हो गई एक सोशल एंटरप्राइज में, ताकि वो खुद सस्टेनेबल बन सके, अपने तौर पे आगे बढ़ सके, लोगों को साथ लेके। तो एंटरप्रेन्योरशिप और कल्चर का बहुत स्ट्रॉन्ग मिलाप इस तरह से हो गया। तो ये एक ऐसी चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप, जो कल्चर ले लें, जो आर्ट ले लें, एक आर्टिस्ट एंटरप्रेन्योर भी होता है। एक थिएटर आर्टिस्ट अगर अपने तौर पे अपने ग्रुप के साथ काम करता है, अपने प्रॉफिट्स देखता है, अपने बिजनेस के तौर पे उसे लेके चलता है, वो भी एंटरप्रेन्योर है। तो ये तो एक इस तरह समझे वो चोली दामन का साथ जिसको कहते हैं ना, और वो हर इंडस्ट्री के साथ चलता है। छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, अगर उसमें कुछ और आप यहाँ पे एक मसला ये है कि ट्रैफिक बढ़ रहा है, पॉपुलेशन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है कराची, बाकी शहरों के मुकाबले में ख़ास तौर से बहुत बड़ा शहर है, उसके मसाइल भी उसी हिसाब से होते हैं। चैलेंजेस की वजह से उसकी खूबसूरती कम नहीं हो जाती किसी शहर की, लेकिन उस खूबसूरती को हम कैप्चर कहाँ करते हैं। बहुत यूथ यहाँ पे भी मुझे दिख रही है और बहुत यूथ है, उस यूथ के टैलेंट को हम कैप्चर कहाँ करते हैं। तो उसके लिए कुछ स्पेसेस होनी चाहिए जिनकी बहुत अशद ज़रूरत है और कमी है हमारे शहर में ख़ास तौर से। तो कल्चरल सेंटर जो है, वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ एक असेंबल नहीं करते हैं, लोगों को असेंबल करना भी तो ज़रूरी है ना। साथ में आप यूथ का, लोगों का मुख्तलिफ़ किस्म के रुझान आर्ट और कल्चर की तरफ उसको शोकेस करते हैं उन जगहों पे। अगर फ़र्ज़ करें कि हम बात करते हैं एक ग्रुप की, आप में से 4 लोग ले लें जिन्हें थिएटर का शौक़ है, 4 लोग ले लें जिनको अपना जो आर्ट की तरफ इंक्लाइंड हैं, वो अपनी एग्जिबिट्स कहाँ पे करेंगे? जो जिनको थिएटर का शौक़ है वो कहाँ जाके परफॉर्म करेंगे अगर स्पेसेस ही नहीं होंगी उन जगहों पे, जहाँ पे जिन शहरों में जहाँ वो लोगों तक वो अपना मैसेज अपने आर्ट के थ्रू पहुँचा सकें। तो अगर शहरों में हम आर्ट और कल्चर ही प्रमोट नहीं करेंगे तो ये तो सॉफ्टर साइड्स होती हैं ना किसी भी नेशन की, ये आइडेंटिटी होती है किसी भी नेशन की। हमारी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, हमारा आर्ट होता है, हमारा लिटरेचर होता है, उसमें हमारे अपनी जो रूट्स होती हैं उनकी झलक होती है, वो झलक हमारी आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को हम एक जगह पे लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे तो वो तो बिखर जाएगी। ज़ाहिरी बात है कि कल्चरल सेंटर होंगे, ओपन अर्बन स्पेसेस होंगी, पब्लिक स्क्वायर्स होंगे, तो ये चीज़ लोगों तक पहुंच सकती है। शुक्रिया सदफ। अरशद नदीम साहब, हमने तो अभी आपको पर्दे पे देखा भी और सुना भी, तो आप इस पर सोच चुके हैं कि कल्चरल सेंटर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्योंकि आप यहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस PACC के, और ओपन स्पेसेस की अहमियत शहर में क्या होती है। तो आप ये बताएं कि एक बड़े शहर में जितने कल्चरल सेंटर्स होने चाहिए और जो एक कल्चरल सेंटर्स जिस किस्म
की इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं सिटीजन्स के दरमियान, जिस किस्म की क्रिएटिविटी जनरेट करते हैं, जिस क्रिएटिविटी का जिक्र सदफ कर रही थी, तो क्या ये काफ़ी हैं? इनको मज़ीद कैसे होना चाहिए? हाउ डू यू सी द एंटायर scene in Karachi in the context of its open spaces and its cultural centers? थैंक यू सलाउद्दीन साहब। जैसे आपने कल्चरल स्पेसेस का कहा और जो कॉन्टेक्स्ट ये सदफ ने भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि कराची जो है वो 2 करोड़ की आबादी का शहर है। अब 2 करोड़ की आबादी वाले शहर में आप देख लीजिए कि आप उंगलियों पे गिन सकते हैं जो कल्चरल सेंटर हैं, PACC, गोयती